तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ज़ोकिंग यहाँ पर जो लिंगर थी उसके सोल के 2 हिस्सों को तो ढूँढ चुका था और उसके हिसाब से शायद 1 हिस्सा और कम से कम बाकी होगा। और जैसे ही वोरा ये फ़ील करता है कि ये जो अंडरवर्ल्ड रिवर है उसके गहराइयों से आ रही है, तो तुरंत पहले तो अपने वॉयलेट मून के ऑरा को प्रकाशित कर देता है, ताकि चीज़ों को ईज़िली देख पाए और उसका कुछ और बड़ा प्लान था और अंदर की गहराइयों में बढ़ जाता है अब आगे। तो ये जो अंडरवर्ल्ड रिवर था इसमें बहुत सारे चेहरों को देखा जा सकता है जो कि ऊपर तैर रहे थे और गुस्से में गुरेर रहे थे क्योंकि देखो मरने से पहले तो ये लोग भी एंशिएंट स्पिरिट के प्रजाति ही थे ना। अब इनके ऊपर कर्ज था और कुछ नहीं, वो जो हेवनली डाउन लगाए थे जो भी, तो मरने के बाद भी ये पीस में नहीं थे उसकी वजह से। जू एक इस बात से हैरान था कि नीचे से जो पावर आ रहा था ना वो बहुत पावरफुल हो रहा थी, तो इसे लगता है क्या सच में जो एम्परर एंशिएंट स्पिरिट है वो मरे नहीं है। और जब ये अंदर प्रवेश किया तो एक सांप के समान कुछ तो दिखा था। तो इसके हिसाब से जो लेवल होना चाहिए स्मोल्डरिंग गॉड लेवल के फर्स्ट स्टेज पे होना चाहिए। लेकिन ज़ू को मालूम था अगर वो इसी लेवल पे थे तो पूरे रिवर एंसेंट मेनलैंड को कौन कर कैसे किए होंगे, जीते कैसे होंगे। लेकिन फिर भी वो नीचे तेजी से बढ़ते रहता है। इस दौरान 3 दिन गुजर चुके थे और क्योंकि अपने वॉयलेट मून के ऑरा को ये रिफ्लेक्ट करके आया था ऊपर में, तो 10% के आसपास ऑरा ऊपर में फैल चुका था, यानी कि बैंगनी हो गया था कलर। और जू जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था एक तो उसने अपनी बॉडी को अपनी वॉयलेट ऑरा से घेरा हुआ था, वो भी ऐसे फैलते जा रहा था। और इस समय जू एक तरह से बोल सकते हो कि इस तरह से अपने वॉयलेट मून की पावर को पहली बार यूज कर रहा था और इसकी वजह से ये जो आत्माएं थी वो अलग वे में रिएक्ट कर रही थी, क्योंकि वॉयलेट मून के अंदर में जो कर्स था ना उन्हें मानो एक्टिवेट कर दे रहा। ज़ुरानज़ुकी का बहुत बैटल होता है 3 दिनों में, मतलब ज़ॉम्बीज़ वगैरह इस पर अटैक करते हैं और ये आत्माएँ, लेकिन आराम से उन्हें काउंटर करते-करते ये आगे बढ़ते जाते हैं। कुछ तो ऐसे भी थे जो अपने एरिया को छोड़ के नहीं आ सकते थे, अगर ज़ू उन्हें डिस्टर्ब ना करे, तो वो वहीं रहेंगे, बस चीखें मारेंगे। इधर चौथे दिन का शाम आ चुका था और ज़ू अचानक से एक ऑरा फ़ील करता है नासेंट सोल लेवल की। बड़ा-सा चेहरा बनता है इस नदी के अंदर ही, 30 मीटर के साइज़ का था। तो बहुत सारे हिस्से चेहरे के सड़े हुए थे और चीखें मार रहा था जिसकी वजह से पानी की ऐसा लहरें बनने लगती है। अब जो समझ जाता है तो उस एरिया से ही थोड़ा सा दूर से जाने लगता है नीचे में, लेकिन फिर एक दूसरा चेहरा प्रकट होता है पहले चेहरे के लेफ्ट में और एक धागा सा दिख रहा था काले रंग का, जहाँ से शायद ये बंधे हुए थे या जो भी। और ऐसा खत्म नहीं होता, जो साइड से जाता है तीसरा चेहरा प्रकट होता है, चौथा प्रकट होता है, ऐसे करते करते 11 चेहरे प्रकट हो जाते, गोल घेरे में बोल सकते हो, जोकिंग को घेर लेते। और उसके बाद भाई एक चिड़िया बोल सकते हो, बर्ड का चेहरा प्रकट होता है और वो जोकिंग की तरफ बढ़ जाती है। ज़ॉम्बी बर्ड थी बेसिकली, उसका बॉडी आराम से 300 मीटर लंबा था, फिनिक्स के समान लग रही थी। और वो जो 11 चेहरे दिख रहे थे ना, बेसिकली इस पक्षी के 11 पूंछ थे बेसिकली। और उसके गर्दन में जोकिंग का एक जगह पर ध्यान जाता है, इसने एक नेकलेस पहना था जिसके अंदर शायद एक इंसानी ज़ॉम्बी जैसा कुछ तो दिख रहा था। जो भी था वो एक यंग मैन था, जोकिंग को घूर रहा और पलक झपकते वो गायब होकर के जोकिंग के सामने प्रकट होता है और बहुत सारे बर्फ के ऐसे कुछ तो रेशे सामान थे जोकिंग की तरफ बढ़ने लगते। फिनिक्स भी तुरंत चीखें मारती जोकिंग को डेवोर करने के लिए, जो तुरंत पीछे हटने लगता है। तो 11 चेहरे तो ऑब्वियसली इस फिनिक्स के ही पार्ट थे, तो वो भी भाई इसको घेर रहे थे। और जोकिंग तुरंत देखो पीछे हटता है, तुरंत एक मुक्का मारता है आगे की तरफ, इसमें इसके गोल्डन क्रो की औरत शैडो प्रकट होता है पीछे से और वो भी जोकिंग का साथ दे रहा था। तो इस दौरान काफी अटैक होता है और जू अपने टैबू पॉइजन को भी फैला देता है। लेकिन ज़ॉम्बी भी ये खतरनाक था, देखो जैसे ही देखता है जोकिंग के टैबू पॉइजन को, तो पानी का ना एक बैरियर सा बना देता है जो कि जोकिंग के पॉइजन को रेजिस्ट कर जाता है, काउंटर कर जाता है। अब क्योंकि अंडरवर्ल्ड रिवर का पानी आप समझ रहे हो बहुत ज्यादा है, तो जोकिंग के पॉइजन को आराम से काउंटर कर लेता है, थोड़ा और पीछे जाता है। इस ज़ॉम्बी के बारे में से थोड़ा ग्रोविश लग रहा था, यार ये खतरनाक है, अंडरवर्ल्ड रिवर के पावर को यूज कर पा रहा है और पावर लेवल भी नासेंट सोल के अर्ली फेज में है, कुछ कुछ चोटियान कुन के जैसा। अब वो क्या करता है, पीछे जब गिरता है या जाता है जो बोल लो, जब अटैक के दौरान जो बैकलैश झेलता है, तुरंत अपने ब्लड विंग को एक्टिवेट करता है, यानी कि अपने वो लाइफ लैम्प को, स्पीड बहुत तेजी से बूस्ट करता है और बहुत जुप करके निकल जाता है आगे, क्योंकि उसे मालूम था कि वॉयलेट मून का पावर इसे बाद में भी चाहिए, पूरा पावर बैटल में यूज नहीं करना चाहता था। लेकिन ये फिनिक्स भी कहाँ इसका पीछा छोड़ना चाहता था, ये इसके पीछे लग जाता है। अब जोकिंग को आता है गुस्सा कि भाई ये क्या है, तुरंत अपने हाथ को लहराता है, 30 जो इसके पास सिंबल्स थे डेमोनाइजेशन के, उससे एक्टिवेट करता है 7वें हेवनली पैलेस को, बेसिकली घोस्ट एम्परर में, क्योंकि ये वो ऑरा डेमोनाइजेशन सेक्ट से जाकर के हासिल करता था। पूरा एरिया एकदम ट्रम्बल हो जाता है और जो बोलता है निकल यहाँ से, तो इससे फिलहाल ये बढ़ना नहीं चाहता था। ज़ॉम्बी जब ये डेंजर फील करता है घोस्ट एम्परर का, तो रुक जाता है। जू को समझ में आ जाता है कि देखो अगर ये बंदा जिंदा रहा होगा तो चोजन वन रहा होगा अपने क्लैन में, यानी कि स्पिरिट क्लैन में। इस दौरान एक दिन और बीत जाते हैं। मेजर वर्ल्ड में आए जू को ये 5वां दिन था। रिवर का जो आखिरी छोर होता है ना, वहां पर ये पहुंच चुका था, जहां पर इसे एक बड़ा सा ना ब्लैक पैलेस दिखाई देता है, जो कि बोल सकते हो कि काउंटी कैपिटल से बड़ा था। जो भी था जू को ये समझ में आता है कि पास में क्या खतरनाक रहा होगा।
जब पुराने समय में जिसको कि लोग अब भूल चुके हैं, इम्पीरियल पैलेस वगैरह जैसे होते हैं वैसा था। वहाँ से खतरनाक सोल फ्लक्चुएशंस को फ़ील किया जा सकता था। लेकिन ऑरा ऑफ डेथ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा था और पैलेस की गहराइयों में कुछ ब्लैक फ्लैश के चमड़े के जैसा दिख रहा था, जो कि माउंटेन के जैसा बन गया था। उस माउंटेन के ऊपर में हज़ारों, सैकड़ों सोल थे बेसिकली, जो कि ऑफ़र किए जा रहे थे शायद। और उस सोल्स के मतलब होराइज़न में एकदम आखिरी छोर में देखो तो एक आँख जैसा कुछ तो दिख रहा था, जो कि बंद था। लेकिन जो भी था वो आँख बहुत पावरफुल था। हालाँकि ज़ू काफ़ी दूरी पर था, लेकिन एक ऑरा फ़ील कर रहा था। लेकिन गोल्डन थ्रेड क्योंकि उस वहाँ इशारा कर रहा था, तो वो जो ऑफरिंग हो रही थी शायद, उसमें से एक लिंगेर की भी सोल हो सकती है। और ज़ू यहाँ पर उड़ भी नहीं सकता, उसे ज़मीन से ही चलना पड़ता है। ऐसा प्रेशर था यहाँ पर और काफ़ी पेन फ़ील कर रहा था, थोड़ा ब्लड-व्लड वॉमिट करता है। आगे में से कुछ ग्रीन एनर्जी दिखाई देती, जो कि स्नेक्स या ड्रैगन के समान थी। ऑब्वियसली इसको समझ में था किसी प्रकार का सेरेमनी या रिचुअल चल रहा है, जैसे गॉड को कुछ चीज़ें जो सैक्रिफाइस करते हैं। ऐसे विल पावर को आप रजिस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि ये गॉडली माइट है, गॉड लेवल की हो रहा है। पावर थोड़ा अलग था इसका, जैसा कि इसने गैस सेलों में वो जो गॉड साई के पावर को रजिस्ट किया था या देखा था, रजिस्ट कहाँ कर पाया था, या जो टियानकुन का गॉड पावर था, वो अलग चीज़ें थी। ये पावर अलग था, ये पावर इसको अंदर से काफ़ी पेन फ़ील करवा रहा था। इसको लग रहा था इसका सोल खत्म हो जाएगा। गॉड के जैसा ही, लेकिन गॉड से अलग भी। इम्पीरियल पैलेस से बहुत सारी ऐसे चीखें सुनने को मिलते हैं और इस समय बहुत सारे सोल्स वगैरह यहाँ प्रकट होते हैं। बहुतों के जो बॉडी था, जो सोल रूप में जो बॉडी रहता है, वो स्नेक के समान लग रहा था। किसी-किसी का इंसानी बॉडी था और मुँह स्नेक का था। क्योंकि देखो ये एक मेजर वर्ल्ड था जिसमें कि एंशिएंट स्पिरिट रहते थे। बेसिकली इनको दफनाया गया था। पहले तो ये एंशिएंट मेनलैंड पे ही रहते थे ना, जिसे बाद में जो एंशिएंट एम्परर स्पिरिट अपना एक जगह बना रहे थे और इस प्रोसेस में ये चीज़ें हुई थी। और ज़ू के हिसाब से ये अकेला एक इम्पीरियल पैलेस नहीं होगा, इस वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे होंगे। अब ये सारे जो एविल घोस्ट और ज़ॉम्बीज़ थे ना, ज़ू की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। ज़ू की आँखों में क्रेज़ी लुक आता है। इसका जो हाथ था वो सेमी ट्रांसपेरेंट हो जाता है और तुरंत अंदर डालता है अपने चौथे हेवनली पैलेस में। सीधा जो इसका वॉयलेट मून का गॉड सोर्स था, उससे बाहर निकाल लेता है। सेम काम इसने चोटियानकुन से बैटल के समय भी किया था। और जो बोलता पीछे हट जाओ। बेसिकली इसके हाथ में गॉड सोर्स का पावर उसे फुल्ली अनलिश कर रहा था। और जैसे ये बोलता है ना, वॉयलेट मून की जो ऑरा थी फैलना शुरू होती, जो कि सीधा ऊपर में जो डोम ऑफ हेवन होता है, मतलब आसमान की ऊंचाइयों में एक सीधा रे नहीं बनता है जैसे, वैसे बढ़ने लगता है। बादलों में एक हरकत सी होती है, ऊपर में जो वॉयलेट मून से कनेक्ट कर जाता है। क्योंकि देखो नॉर्मली जोकिंग वॉयलेट मून के पावर को बहुत सावधानी से यूज़ करता था, नहीं तो वो अगर वो रेड मून को पता चल जाए जिससे इसने ये ऑरा चुराया है, तो चीज़ें अलग हो सकती है। जब ये बैटल कर रहा था चोटियानकुन से, तो ज़्यादा से ज़्यादा बोल सकते हो लेवल 10 का पावर रिलीज़ किया था। लेकिन आज तो क्योंकि इसको कुछ तो खतरा फ़ील हो रहा था, तो पूरा लेवल 100 का पावर समझ लो यूज़ कर रहा था। इससे फ़र्क नहीं पड़ता था कि अगर रेड मून को पता चले ना चले। और इसकी ऑरा की वज़ह से ना पूरा एरिया में एक क्रैक्स आने लगते हैं। तुरंत ही जो एविल घोस्ट ज़ॉम्बीज़ थे वो रुक जाते हैं, उनकी फट जाती है बेसिकली। इस दौरान ऊपर में ना एक रिफ्ट खुलने लगता है, जो डोम ऑफ हेवन था आसमान की ऊंचाइयों में। तो की आंखों में क्रेजी इंटेंशन को देखा जा सकता था। और वो बोलता मुझे नहीं पता कि आप सच में एम्परर एंशिएंट स्पिरिट हो या क्या हो, लेकिन मैं मान रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको सैक्रिफाइस मतलब ऑफर किया जा रहा है, आप एक्सेप्ट कर रहे हो, अपने इतने सारे सोल्स को अपने पास रखा है आपकी पूजा करने के लिए, तो मुझे मालूम है कि आपके पास विल तो होगा, तो आपको पता भी होगा कि मेरे हाथ में क्या है। क्योंकि एक और इकट्ठा हो रही थी ऊपर में, जो कि शायद ज़ू पर अटैक करने वाली थी। तो ज़ू बोलता अगर मैं मरा तो मेरी जो गॉड मदर है वो यहाँ पर है, यानी वो रेड मून की बात कर रहा था। और ऐसी चीजें अगर उन्हें मिले तो उन्हें कोई बुरा नहीं लगेगा, तो आप भी उनका भोजन बन जाओगे। फिर गॉडली माइट जो था ना वहां पर और ज्यादा इकट्ठा हो रहा था, और वो बोलते जो भी आगे बढ़ेगा फिर मेरी गॉड मदर तो पक्का आएगी। जो की आंखें पूरा खूनी लाल हो चुकी थी, गॉड सोर्स को कस के पकड़ा हुआ था, और धीरे धीरे उसका गॉड मून का इसके जो पावर था वॉयलेट मून का और बढ़ रहा था। ये था ज़ूकिंग का ट्रम्प कार्ड। अगर उसे लिंगेर का सोल चाहिए था तो उसे कुछ करना पड़ेगा कि सामने वाला अगर पावरफुल है तो उसे किसी प्रकार से डराना पड़ेगा या उसे सोचने पर मजबूर करना पड़ेगा। वो ये कर रहा था कि भाई मैं ऑरा फैला रहा हूँ वॉयलेट मून की, तो मेरी माँ सेंस कर लेगी, माँ इन द सेंस कि गॉड मून जो है रेड मून सेंस कर लेगी, तो वो आ जाएगी यहाँ पर। तो एंशिएंट एम्परर स्पिरिट भी ये बात समझ रहे थे, क्योंकि सीन खतरनाक था। ज़ू के आसपास बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ और सोल थे, एक मौका और वो पूरा इस पर दावा बोल दे। तो जो गॉडली माइट जो कि ज़ू पर अटैक करने वाला था, वो इस दौरान इसको देख रहा था, या जो भी बोल लो, हालांकि आंखें अभी भी बंद थी। और ज़ू आगे बढ़ना शुरू करता है क्योंकि उसको मालूम था अभी ये ज़ॉम्बीज़ कुछ नहीं करने वाले हैं। लेकिन मुंडे नहीं झुकाता है, वो सामने की तरफ देख रहा था और सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है। जो पहाड़ी थी ना, जो फ्लैश की ऐसी बनी हुई थी, वहां पर पहुंच जाता है। यहाँ पर जो कलर था ना, वो दो भागों में मानो डिवाइड हो चुका था। 90% हिस्सा तो घोस्ट फेसेस के जैसा दिख रहा था। यहाँ पर भाई कितने अलग अलग ड्रैगन, स्नेक्स, हर एक चीज दिख रहे थे।
बिजलियाँ वगैरह भी कड़क रही थी। सड़े हुए पक्षियों को देखा जा सकता था जो कि ज़ोकिंग की तरफ देखती थी, जिनके अंदर फुल ऑरा ऑफ डेथ था। आगे जैसे-जैसे और बढ़ता है, कुछ चैरियट्स, बैनर्स वगैरह ऐसे दिखाई देते हैं। ये सब सैक्रिफाइस के लिए ये लोग थे और इतने सारे थे सोचो मतलब मरने के बाद। तो जब एंशिएंट एम्परर स्पिरिट वगैरह रहे होंगे उस समय तो क्या खतरनाक लोग ये रहे होंगे। दूसरा हिस्सा जो था ना 10% वो वॉयलेट था। थोड़ा ही था 10% ही हिस्सा था लेकिन स्ट्रॉन्ग था। जो इस समय पूरा शांत हो चुका था। लेकिन आँखों में वही क्रेज़ी लुक था। कैप्टन के साथ इसने बहुत सारी चीज़ें की तो अब इसको आदत भी हो गया है। और सामने में अब क्योंकि बहुत करीब था ना तो वो जो बंद आँख थी ना डोम ऑफ हेवन पे वो देख रहा था। लगभग छिपा हुआ था। उसके अंदर से खतरनाक एंशिएंट ऑरा आ रहा था। यहाँ पर सैकड़ों सोलों को देखा जा सकता था। उसमें से एक जो थी यंग वुमन थी और वो लिंगेर थी जो कि ब्लैक सोल लाइट से घिरी हुई थी। उसका मुंडी झुका हुआ था। फिर डरी हुई थी क्योंकि उसके आसपास एक सोल लाइट था जो कि इसको बांध के था। पता भी नहीं चल रहा था क्या चल रहा है। देखता है तुरंत उसका जो वॉलेट मून था ना हाथ में थोड़ा हाथ भी टेंस में हो जाता है ना। अब इस दौरान इसके जो कॉन्शियसनेस जो व्हाइट स्नेक थी अपनी यानी लिंगेर वो जाग जाती है और कू कू करके बोलती है। ऑब्वियसली क्योंकि वो उसके ही बॉडी का हिस्सा था जो सामने था तो उसे वो फील कर सकती थी। लेकिन इस दौरान वो 18 ड्रैगन्स दिखाई देते जिनके अंदर से वो ग्रीनिश ऑरा निकल रही थी। अंदर डेस्टिनी ऑरा थी। वही सामने वाली लिंगेर जो कि दूसरा हिस्सा था उसकी ऑरा को इधर आने से रोक रहे थे। और ज़ू के सी ऑफ कॉन्शियसनेस में जो ये सी ड्रैगन मतलब व्हाइट स्नेक थी ना वो उन डेस्टिनी ऑरा को फील करके उन्हें उसे वो भी चाहिए था मानो। अब ज़ू जानता था कि लिंगेर को सोल को तो वहां से लेके ऐसे नहीं आ पाएगा। इसे जाना पड़ेगा भुला तो नहीं सकता है। जब ये आगे बढ़ता तो ये जो ड्रैगन्स है ना वो दहाड़ मारते हैं। एक आदेश आ जाए बस एंशिएंट टेम्पर से तो ये तुरंत ज़ोकिंग को निकल जाए। और ज़ू आगे बढ़ता तो उन्हें भी हटना पड़ता है। लेफ्ट हैंड आगे बढ़ाता है क्योंकि राइट हैंड में तो वॉयलेट मून था और वो सोल जो था उसे उठा लेता है। जैसे ही कांटेक्ट करता है छूता है तो वो जो ब्लैक लाइट थे वो गायब हो जाता है। तुरंत इसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में से व्हाइट स्नेक बाहर निकलती है और दोनों फिर मर्ज हो जाते हैं। और फिलहाल ये पूरी तरह से अब आंखें खोल चुकी थी लेकिन वो कंफ्यूज थी। बोलती बिग ब्रो ज़ोकिंग क्या ये सपना है? कंफ्यूज तो थी ऑब्वियसली क्योंकि देखो अपनी बॉडी से काफी समय से अलग थी तो कंफ्यूजन ऑब्वियसली आता है। ज़ो बोलता है डरने की कोई बात नहीं है मैं तुम्हें घर ले चल रहा हूँ। और उसको ऐसा हाथों में लेकर के बहुत तेजी से निकल जाता है यहाँ से। जो जेड स्लीप था इसके पास जो इसे ओल्ड इनके पर ने दिया था उसे क्रश कर देता है। इधर ये मेजर वर्ल्ड से बाहर में जो वुड स्पिरिट टेरिटरी का हिस्सा था सीसीलिंग काउंटी में वहां पर हमें इनके पर को दिखाया जाता है जो कि ये इन बीते हुए 4-5 दिन जो भी बीते थे 5 दिन शायद बहुत व्याकुल था। लेकिन तभी वो जब जो जेड स्लिप को क्रश करता है तो इन्हें ऑब्वियसली पता चल जाता है इन्होंने दिया था। ये तुरंत ही एक उम्मीद के साथ क्योंकि वापस लाना है ना ज़ोकिंग और इस लड़की को तो एक तैयारी करनी पड़ती है, रिचुअल करना पड़ता है, एक स्पेस पोर्टल खोलना पड़ता है, उसके लिए कुछ टेक्निक्स है, तो ये वो करना शुरू कर देते हैं। मतलब गोल, 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 गोल एक ज़ेड स्लिप घूमने लगता है और वहाँ पर एक छोटा-सा स्पेस होल बन जाता है, जो कि उस माइनर वर्ल्ड से लिंक करता था। ज़ेड क्रश क्योंकि ज़ेड स्लिप ज़ोकिंग ने क्रश किया था, तो उसके एनर्जी के थ्रू ये कनेक्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी जो स्पेस खुला था ना, थोड़ा अनस्टेबल था, ज़्यादा देर तक खुल नहीं सकता था। लेकिन इस दौरान ज़ू जब आगे बढ़ रहा था ना, तो वहाँ पर जो एंशिएंट एम्परर की स्पिरिट थी, वो फाइनली अपनी आँखें खोल लेती है। उसका एक्सप्रेशन बदलता है, वो सेंस कर सकता था, वो गॉडली हो रहा उनके अंदर से और ऐसा लगता है ना उसकी दुनिया खत्म हो रही है ज़ोकिंग की, ब्लरी फील होने लगता है। लेकिन ज़ू किंग फिर भी इस पावर को अपने वॉयलेट मून की पावर से झेलने को देख रहा था। ज़ू तेजी से पीछे हटता है। वो जो इनकिपर ने स्पेस होल खोला था, उसके करीब पहुंच जाता है। ओल्ड मैन देखते इस दौरान अपनी बेटी को और चिल्लाते हैं और ज़ू किंग इन चीज़ों के बारे में सोचता नहीं है ज़्यादा। गेर को वहाँ पर मतलब जो स्पेस होल खोला था उधर डाल देता है, फिर पलट जाता है ताकि वो अंदर प्रवेश कर जाए। ये जो ऑरा है ना एम्परेंस एंड स्पिरिट का उसको प्रभावित ना करे और इस दौरान इसकी बॉडी पर ना बहुत सारे जो जख्म थे पहले के वैसे ज्यादा खुलने लगते हैं। इधर ओल्ड मैन लिंगेर की सोल को पकड़ चुके थे, जोकिंग को भी पकड़ना चाहते थे लेकिन वो फास्ट नहीं थे उतने और वो स्पेस होल बंद हो जाता है, कोलैप्स कर जाता है। जोकिंग के चेहरे पर एक स्माइल था क्योंकि इस वर्ल्ड में आने के बाद ये पहली बार स्माइल कर रहा था। एक पूरा डेथ वाली औरत यहाँ पर आप समझ सकते हो, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था। वो जिस काम के लिए आया था उस काम में सफल हो गया था और वो जो रिफ्ट था ना डोम ऑफ हेवन में जहाँ पर वो ये एम्परर की आई थी वो खुल जाती है, उससे घूर रही थी। जैसे ही वो खुलती है ना जितने भी सोल थे यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ वगैरह वो एकदम रेस्पेक्ट में आ जाते हैं। एम्परर 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 एकदम कोट आउ करने लगते हैं। मैंने वो जो ड्रैगन्स वगैरह भी थे ना सभी के सभी, और जोकिंग की जो एबिलिटी थी ना या जो भी था बोल सकते हो, उसकी जो इंजरीज थी वो एकदम वर्स होते जाती है, खुलते जाती है, ब्लड पूरा गिर रहा था बॉडी से। तो आप सोच सकते हो ये बंदा जब अभी जिंदा नहीं है एक तरह से या जो भी है जिस स्टेट में भी है ये
इस समय इतना पावरफुल है, तो जब ज़िंदा रहा होगा तो क्या रहा होगा जब फुल पावर में प्राइम में रहा होगा तो। और ज़ोकिंग की बॉडी थी ना उसकी चमड़ियाँ अलग हो रही थी, लेकिन फिर भी हाथ में वॉयलेट मून की पावर को लेके था, अलग दर्द में था। और ज़ोकिंग की आँखें जब उनकी आँखों से यानी कि ये जो एम्परर थे उनकी आँखों से मिलती है ना, तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इसके माइंड में जाते हैं। और वो ऑरा क्योंकि नज़रें मिलती है तो एक प्रेशर आता है इसकी बॉडी पर, जिससे कि इसका टैबू पॉइज़न फाइट करने को देखता है। ब्लू ग्रीन ड्रैगन भी इसके 6 हेवनली पैलेस से इस पावर को रेजिस्ट कर रहा था। बाहर आ जाता ना ब्लू ग्रीन ड्रैगन तो हैरान हो जाते हैं एम्परर, क्योंकि ऑब्वियसली हेवनली डॉग को तो पहचानते हैं। तो ये बोलते हैं इस दौरान एक डिवाइन विल आता है, जिससे कि वो ज़ोकिंग से बात करते हैं कि तुम्हारे पास क्रिम्सन मदर का गॉड सोर्स है, तुमने पक्का चुराया होगा। ज़ू बोलता है अगर चुराए भी तो क्या फ़र्क पड़ता है। और ज़ू किंग का जो 4th हेवनली पैलेस है इसमें वाइब्रेट कर रहा था, क्योंकि अब क्या हो रहा था ना, जहाँ तक इसकी लाइट फैली थी ना, वहाँ पर हल्का-हल्का रेडिश और आने लगा था, ये फैलना शुरू हो चुका था, जो कि शायद बाहर से कहीं न कहीं अब इस मेजर वर्ल्ड में आने को देख रहा था। ज़ू कहता है कि या तो आप मुझे जाने दो या तो हम दोनों यहाँ पर मरेंगे। अब ज़ू ने उस आँखों से बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ले लिया था और इसे पहले से बहुत सारी चीज़ें पता भी थी कि एक गॉड दूसरे गॉड को डिवोर कर सकता है, और अगर वो रेड मून आई तो पक्का एंशिएंट एम्परर स्पिरिट को डिवोर कर सकती है, क्योंकि फिलहाल ये उतने पावरफुल नहीं है। और ज़ोकिंग अब ज़्यादा ये प्रेशर बर्दाश्त भी नहीं कर सकता था, उसकी बॉडी एकदम कोलैप्स वाली स्टेट में आ चुकी थी। और वो बोलने लगता है इस दौरान रेड मून, ऐसा मतलब कि बुला रहा था मानो। नॉर्मली ज़ोकिंग ये करता नहीं था, लेकिन ये करना शुरू किया था। आसमान और तेजी से लाल होना शुरू होता है, और वो जो प्यूपिल थी यानी कि जो एंशिएंट एम्परर स्पिरिट की आँख थी, वो इसकी तरफ देखती है और फिर बोलती है निकलो यहाँ से। ज़ू जब ये सुनता तो फाइनली एक चैन की सांस लेता, बहुत तेजी से भागता है, लेकिन जाने से पहले वो ग्रीन ड्रैगन्स की तरफ देखता है और फिर फाइनली बोलता है, क्योंकि इसने देखा था ना लिंगेर जब इन ग्रीन ड्रैगन्स की तरफ देख रही थी तो उसको मानो ये ऑरा चाहिए था। तो बोलता है ओ एंशिएंट एम्परर, क्या आप मुझे ये उधारी में डेस्टिनी ऑरा दे सकते हैं? बाद में मैं ज़रूर इसका भरपाई कर दूंगा बराबर की चीज़ से। एंशिएंट स्पिरिट की जो गॉडली माइट थी, वो जो कि अब आंखें बंद करने वाले थे, वो देखते हैं ज़ोकिंग की तरफ। ज़ोकिंग बोलता है मैं लोन मांग रहा हूँ, मैं गिफ्ट नहीं मांग रहा हूँ आपसे। तो वो आँख कान में जो रेड स्पॉट्स बन रहे थे पहले उसकी तरफ देखते हैं, फिर ज़ोकिंग के हेवनली डाओ ड्रैगन की तरफ देखते हैं, और उसके बाद तुरंत ये जो डेस्टिनी हो रहा था ना, उसे एक टुकड़े में बना के, जो भी बोल लो, ज़ोकिंग को दे देते हैं एक ग्रीन क्रिस्टल के रूप में, और ज़ोकिंग उसे लेकर के भाग जाता है और वो बोलते हैं जल्दी निकलो। वो आँख एंशिएंट एम्परर की अब बंद हो चुकी थी और ज़ू बहुत तेज़ी से यहाँ से निकल जाता है। टॉप स्पीड में जा रहा था, लेकिन फिर भी चौकस था। अब इसने क्या किया था ना कि इसके जो वॉयलेट मून की ऑरा थी, इसने पॉइज़न वाली ऑरा से कवर कर दिया था, और इसको कोई एविल सोल वगैरह मिलते नहीं, जो मिलते ऑब्वियसली, लेकिन इसकी तरफ दौड़ के नहीं आते। उस टनल के पास पहुंच जाता है जहाँ से ये नीचे कूदते हैं जो भी, और उससे फिर ऊपर जाने लगता। देखो नीचे कूदना ऑब्वियसली आसान होता है, लेकिन ऊपर जाना थोड़ा कठिन होता, तो उसमें इसको समय लग रहा था, क्योंकि एक ग्रेविटी वाली और इसको नीचे पुल कर रही थी। इस दौरान समय गुजरते जाता है, बीच में कहीं कहीं रुकता था, रेस्ट करता था, फिर ऐसा आगे बढ़ता था। 1 घंटा और ट्रैवल करने के बाद इसे ऊपर में ऑल्टर दिखाई देता है, और वो इनकीपर भी दिखाई देते हैं, जो कि कुछ तो ट्राई कर रहे थे, कुछ मैजिकल टेक्निक्स, ताकि फिर से एक स्पेस होल खोल पाए और ज़ोकिंग को वापस ला पाए। ज़ोकिंग इनकी तरफ देखता है और फिर देखता है लिंगेर की तरफ, जो कि अभी भी सफ़ेद कपड़ों में बैठी थी, क्रॉस लेग्ड बैठी थी, और हालत उसकी पहले से काफ़ी अच्छी थी। ब्रीदिंग भी उसकी नॉर्मल थी। ये भी चैन की सांस लेता है और उसका चेहरा भी मतलब एक लाइफ फोर्स से भरा हुआ था। उस दौरान इनके पर अपना ट्राई कर रहा था, लेकिन अचानक से ऑल्टर के पास में देखता कि एक बंदा ऊपर चढ़ के आ रहा। वो हैरान था कि तुम अपने आप आ गए, और इन्होंने भूत देख लिया हो। इन्हें एक बात का अफसोस हो रहा था कि इनकी बेटी तो आ गई, लेकिन वो लड़का फिर इनके चक्कर में मारा गया है। जो भी ये लिंगेर जागती तो फिर इन्हें छोड़ती थोड़ी। वो हैरान इस बात से थे कि नीचे में एम्परर एंशिएंट स्पिरिट की आत्मा भी तो है, ये कैसे आ गया? क्योंकि इस दौरान ऊपर चढ़ता है, थोड़ा हल्का फुल्का तो ऑब्वियसली हाँफ रहा था। एक ग्रीन क्रिस्टल इनकीपर को देता है कि ये लिंगेर के लिए। कीपर जब पकड़ते हैं ना इसे, और ज़्यादा इनका दिमाग ऐसे चौंधिया आ जाता है। ये तो एंशिएंट टेम्परर का डेस्टिनी हो रहा है, एंसेस्ट्रल उनका मतलब। ये जो उस समय भी, पुराने समय में भी ना भाई, जो रॉयल फैमिली के टॉप लोग होते थे उन्हें ये चीज़ें मिलती थी। लिंगेर अगर इस ऑरा को एब्जॉर्ब करेगी ना, तो उसका जो कल्टीवेशन है एक तो बढ़ जाएगा, पहली बात। दूसरा, उसका जो ब्लड लाइन है वो भी पहले से काफ़ी और ज़्यादा प्योर हो जाएगा। और कर्स भी जो है ना, क्योंकि ये लोग एंशिएंट स्पिरिट से आते हैं लिंगेर भी, तो वो कर्स तो ऑब्वियसली है इसके अंदर भी, हेवनली डाओ का, वो भी अच्छा खासा सप्रेस हो जाएगा। और इस दौरान ओल्ड मैन बताते हैं कि लिंगेर क्योंकि अच्छी खासी डैमेज हुआ था उसका बॉडी वगैरह या जो भी, तो उसे महीनों तो लग जाएंगे रिकवर होने में, जागने में। जू हमें सर लाता है और उसके बाद एक टालिस्मैन निकालते हैं। आप पहचानते हो, टालिस्मैन गोल था, उस पर मैजिकल सिंबल्स थे, जैसे ब्लैक लाइट वगैरह आ रहा था। ये ज़ोकिंग किसी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को मारा था ना, किसी एक से इसे मिला था। ऐसे लगा कि अच्छी चीज़ है, जो भी थोड़ा
पावरफुल दिख रहा तो रख लिया था। तो इनके ऊपर बताते हैं कि ये स्पिरिट एबिस टॉलिस्मैन है। मैंने तुम्हें बताया था ना, बहुत रेयर होते हैं, लेकिन तुम इन्हें एक्टिवेट करोगे ना अपने धर्मा फोर्स को डाल करके, तो तुम इससे टेलीपोर्ट कर सकते हो खुद को। तुम्हें अपने मन में वो जगह को विजुअलाइज़ करना है जहाँ तुम जाना चाहते हो और ये चीज़ तुम्हें टेलीपोर्ट कर देगा। मतलब इनके ऊपर तो हैरान था कि ये बंदा बाहर कैसे आ गया ज़ो के खुद से, मतलब ऐसा नहीं कि वो चाहता नहीं था, लेकिन नीचे में इतने खतरे थे। तो इस दौरान बोलता है ठीक है, समझ चुका था इस टॉलिस्मैन को कैसे यूज़ करना है, लिंगेर की तरफ देखता है और जाने लगता है। ये बोलते हैं थोड़ा-सा संकोच करके कि तुम रुकोगे नहीं, मतलब लिंगेर का वेट नहीं करोगे जागने का? ज़ो बोलता है अभी मेरी भी हालत ख़राब है, तो मैं अभी रुक नहीं सकता हूँ, हम बाद में मिलेंगे। यहाँ से ऊपर चला जाता है सीढ़ी-वीढ़ियाँ चढ़ के, कीपर से जाते हुए देखता है और सोचता है कि ये लड़के के अंदर बहुत सारी खामियाँ हैं, लेकिन उतना चार्मिंग भी नहीं है। लेकिन उसे पता है कहाँ पर ग्रैटिट्यूड दिखाना और कहाँ पे बदला लेना या जो भी। ज़ू अपना बाहर आ चुका था। आसमान में रेड स्काई पूरा दिखाई देता है जो कि मानो ब्लड से सना हुआ था और थोड़ा एंग्ज़ायटी से फ़ील होती है जब ये काउंटी कैपिटल के डायरेक्शन में देखता है। इसको डाउट ये भी था ना कि रेड मून को ये बुला रहा था तो बाहर में क्या सीन हुआ है, इस चीज़ को भी इसे देखना था। इसे लगता है कहीं ये मेरे वज़ह से तो नहीं हो रहा है। उसके मन में बहुत सारे विचार थे, तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू कर दिया और एक घोर सी गर्जना होती है, पूरा ज़मीन ना एक्सप्लोड करने लगता है। सी सीलिंग काउंटी के साइड से बेसिकली वो आ रहा था। सीलिंग काउंटी तो पूरा है, उसमें भी काउंटी कैपिटल की तरफ से आ रहा था। आसमान में ब्लैक क्लाउड्स भी थे, घोर लाइटनिंग टर्बुलेशंस हो रहे थे। ज़ू और हैरान होता है और आसमान में दूर में काउंटी कैपिटल के साइड में एक ऐसा व्हाइट फिगर दिखाई देता है। एक ओल्ड मैन काफ़ी बड़े साइज़ में दिख रहे थे, खतरनाक लेवल का पावर था उनके पास। उनके आस-पास बहुत सारे छोटे-छोटे वर्ल्ड दिखाई दे रहे थे, जो कि कोलैप्स करते जा रहे थे। गॉड के समान तो नहीं थे, लेकिन अच्छे लेवल पे थे। ऑब्वियसली पैलेस लॉर्ड जो है ना इसके स्वॉर्ड से इसके उनसे भी ऊपर लेवल में पावर के। ओल्ड मैन मानो फ़िदा तो लेना नहीं चाहते थे सीसीलिंग काउंटी से, लेकिन उन्हें लेना पड़ता है। कि बॉडी पर बहुत सारे ब्लैक स्पॉट्स दिखाई देते हैं, बहुत सारे बढ़ते जाते हैं। ओल्ड मैन मानो कुछ बोलना चाहते थे, बट बोल नहीं पाते। ये डार्कनेस उन्हें पूरी तरह से कंज़्यूम कर जाता है और वो इस दुनिया से जा चुके थे। इस दौरान बारिश भी होना शुरू हो जाती है। बारिश ज़ोकिंग को भी लगती है ऑब्वियसली, क्योंकि अच्छे खासे एरिया में हो रहा था। दूर से ओल्ड मैन को तो इसने देख ही लिया था उतनी बड़ी बॉडी से, तो बोलता है गवर्नर। वो स्तब्ध था कि ये क्या हो चुका है। तो फिलहाल हम स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एन अल्केमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।